आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति में उस वीरांगना के बारे में जिसके नाम पर हमारे देश में काफी विश्वविद्यालय, काफी पार्क, काफी म्यूजियम, सारे चीज है। और जिस वीरांगना के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना, वह कोई मामूली वीरांगना नहीं थी, बल्कि वह साक्षात दुर्गा की अवतार कही जा सकती थी। 1857 की क्रांति में जहां एक और बैरकपुर से क्रांति की शुरुआत हुई, सैनिकों ने वहां से उठ करके जिस तरह से दिल्ली पर आक्रमण करते हुए दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया, वहां से मेरठ पहुंचा, मेरठ से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कानपुर होते हुए यह क्रांति अब कहां पहुंच चुकी थी? झांसी में। कहां पहुंच चुकी थी? झांसी में। झांसी, अगर वर्तमान की बात करें झांसी के बारे में, तो वह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। वह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। क्लियर हो गए? तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रांति के बारे में, जिस क्रांति पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, यह क्रांति 1857 की एक महान क्रांति में आज झांसी की रानी को पढ़ने जा रहे हैं। और वह झांसी की रानी जो काफी कम उम्र में वीरगति को प्राप्त हुई और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, वैसे महिला के बारे में आज हम सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, जिसके बारे में अगर पहली लाइन अगर ये कह दिया जाए कि चमक उठी सन 57 में, कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, है ना, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। है कि नहीं? आज उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग सभी क्लास में मौजूद हैं? वाह। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झांसी। कौन सा झांसी? जो 1857 में क्रांति हुआ था, वहां की चर्चा करेंगे। आ गया समझ में? झांसी की रानी अभी झांसी उत्तर प्रदेश में है। पहले मैंने अगर हम लोग बात कर ले तो बुंदेलखंड का ये क्षेत्र में पड़ता था, और वह बुंदेलखंड जहां पर मराठों का अधिकार था। और आपको याद होगा कि वह झांसी जो है, जिसको अंग्रेज किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहता था, किसी भी कीमत पर क्या चाहता था कि यह झांसी का किला, झांसी का राज्य, झांसी जो है हमें प्राप्त हो जाए, किसी भी तरह से अंग्रेज चाहता था। और झांसी की रानी ने ललकार करके कहा था कि किसी भी कीमत पर हमें झांसी का किला अंग्रेजों को नहीं दूंगी। है कि नहीं? अब हम लोग आगे जैसे ही आते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि सहायक संधि के बाद मराठों ने, है कि नहीं, अपना सारा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन कर दिया था। और उससे पहले इस बात को जानेंगे कि जिस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये थी कौन? यह भी अपने मां के गर्भ से पैदा ली हुई वह एक साधारण से घर में पली बढ़ी लड़की, जिसका नाम बचपन में मणिकर्णिका होता है। क्या होता है? मणिकर्णिका। तो चलिए हम लोग जरा सा आज चर्चा करेंगे किसका? रानी लक्ष्मीबाई पर। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम इनका था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका ब्राह्मण परिवार में थी मणिकर्णिका।
काफी सुंदर थी, चतुर थी, बहुत फुर्तीली थी, है ना। प्यार से बचपन में लोग इसे मनु कहा करते थे। रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा करते थे? मनु। प्यार से लोग मणिकर्णिका को क्या कहते थे? मनु। सुंदर थी, चंचल थी, लेकिन स्थिति क्या होता है आप जरा इस बात को समझिए। बाजीराव द्वितीय जो पेशवा थे मराठों का, इनका निष्कासन कर दिया जाता है। अंग्रेज इनको मराठा माने महाराष्ट्र से हटा देते हैं और कहां भेज देते हैं? कानपुर, बिठूर, है कि नहीं, वहां भेज देते हैं बाजीराव द्वितीय को, जो पेंशन पर पेशवा हैं। इनको पेंशन की प्राप्ति होती है और पेशवा बने हुए रहते हैं। अंग्रेजों ने इनके राज्य को हड़प लिया था और अपना जीवन यापन वही व्यतीत करते थे। उनका जो दत्तक पुत्र था, जिनका नाम था धोंधू पंत, जो नाना साहेब, जिनके बारे में आपने पढ़ा था कानपुर के 1857 के आंदोलन में किस तरह से कमाल किया था तात्या टोपे और नाना साहेब ने मिल करके। ये बात अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में आपने भली भांति उन लोगों के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और उसी जगह में पली बढ़ी थी मणिकर्णिका, मनु। वहीं पर पढ़ी, मैंने बड़ी हुई, पढ़ी लिखी, और तलवारबाजी में, घुड़सवारी में, भाले चलाने में, तीरंदाजी में उसका कोई जोड़ नहीं था। और क्यों न हो, जहां बाजीराव द्वितीय जैसे पेशवा के संरक्षण में नाना साहेब जैसे, तात्या टोपे जैसे वीर, है कि नहीं, जहां निवास कर रहे हो, वहां यह लड़की भी तलवारबाजी और घुड़सवारी कर रही है, भाले चला रही है, तीरंदाजी कर रही है, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बात समझ में आ गई? बाजीराव द्वितीय जो थे प्यार से मणिकर्णिका को छबीली कहा करते थे। क्या कहा करते थे? छबीली, सुंदर। छबीली मीन्स सुंदर, बहुत सुंदर थे। मानो लगता था कि महारानी पार्वती स्वयं, रानी लक्ष्मी स्वयं अवतार लेकर के इनके घर में आ गई हो। किनके घर में? किनके घर में? नहीं, इनके पिताजी का जो नाम था वो नाम था मोरोपंत तांबे के घर में। किनके घर में? मोरोपंत तांबे के घर में। तब याद रखिए कि सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, कहा? वाराणसी में, है ना, यही हुआ था वाराणसी में। और 19 नवंबर 1828 को, कब? 19 नवंबर 1828 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। कोई दिक्कत? इनका नाम रखा गया मणिकर्णिका। प्यार से लोग इनको क्या बोलने लगे? मनु। समझ में आ रही है बात? इनकी माता, इनके पिताजी का जो नाम था, इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। क्या नाम था? मोरोपंत तांबे। मोरोपंत तांबे। समझ में आ रहा है बात? और इनकी जो माता थी, इनकी जो माता जी थी, माता का नाम था भागीरथी बाई। क्या नाम था? भागीरथी बाई। माता का नाम था भागीरथी बाई। भागीरथी बाई। और ये जो मोरोपंत तांबे थे, ये बाजीराव द्वितीय के यहां, जिनको निष्कासित कर दिया गया था, अब वे बिठूर में थे।
भगा दिया था, पता है ना आप लोगों को। अंग्रेज निष्कासित कर दिया था कि अब आप यहाँ पे राज्य नहीं कर सकते, आप यहाँ से जाइए। उसकी भी कहानी है, पिछले वीडियो में आप जाकर के देखिएगा। तो बाजीराव द्वितीय को वहां से हटा दिया और उन्हीं के यहाँ ये सहायक क्लर्क पद पर पदस्थापित थे, उनका देख रेख करते थे, है ना, उनका हिसाब किताब कुछ रखा करते थे। और कह सकते हैं कि उनके सहायक के तौर पर, है ना, बाजीराव द्वितीय के सहायक के तौर पर ये इनके पिता लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे काम किया करते थे। मोरोपंत तांबे जब काम के लिए जाते, अपनी बिटिया रानी को साथ में लेकर के उनके यहाँ चले जाते, और वहां पे इनका दत्तक पुत्र नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ ये खेलती कूदती, है ना, उनके साथ जो है से तलवारबाजी करती, पहलवानी करती, है ना, घुड़सवारी करती, उनके साथ जो है से भालाबाजी करती, तीरंदाजी करती, है ना। गुड़िया और गुड्डों के खेल से ये बिल्कुल अपरिचित रही शुरू से ही। पढ़ने में काफी तेज, गीता का अध्ययन जरूर किया करती थी, है कि नहीं। इनको शुरू से ही सभ्यता और संस्कृति के बीच में लालन पालन हुआ, है ना। इनकी आस्था धर्म के प्रति बड़ा माने रहा करता था, क्योंकि शुरू से ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी। सब कुछ में कैसे दुश्मनों से लड़ना है, कैसे उनको पटकनी दे देना है, ये सब सारी बातें हो रही थी। क्योंकि उनके पिताजी वहां पे काम करते थे, स्वाभाविक है वहां पर जाती थी। इनकी माताजी जो है भागीरथी बाई, इनके जन्म के 4 साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जब रानी लक्ष्मीबाई या मणिकर्णिका कहें, तो ये जब 4 साल की होती हैं, तो 4 साल के जैसे ही होती है तो इनकी माता का देहांत हो जाता है। भागीरथी बाई दुनिया छोड़ करके चली जाती हैं, अकेले पड़ जाती हैं। उसी में हम भाई बच्ची को कहाँ छोड़ करके जाएंगे, हाथ पकड़ते थे, दोनों बाप बेटी चले जाते थे, है ना। और वहीं पर ये सिखा करती थी सारा चीज, सब कुछ। और नाना साहेब को भी बहुत अच्छा लगता था, और नाना साहेब मनु को एकदम अपनी बहन जैसे मानते थे। और चूंकि चंचल बहुत ज्यादा थी, उनसे मुंह लगाते रहती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि मुंह बोली बहन टाइप की थी वो, एकदम मुंह बोली बहन। बिटिया रानी मानते थे बाजीराव द्वितीय उसको, तात्या टोपे उसको अपनी बहन मानती थी, रानी लक्ष्मीबाई को अपनी बहन समान मानते थे, समझे कि नहीं। और चूंकि ये काफी ज्यादा सुंदर थी, चंचल थी, चतुर थी, जिसकी वजह से इनको महलों की रानी, महल परी कहा गया। क्या कहा गया? महल परी। आपको याद होगा कि जब हम पढ़ा रहे थे बेगम हजरत महल को, तो उनको भी प्यार से, खूबसूरती की वजह से महक परी कहा गया था। कौन सी परी? महक परी। महक परी के नाम से किनको जाना जाता है? अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या लगाइएगा टिक? बेगम हजरत महल। और महल परी के नाम से किनको जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को। आ गया समझ में? इनके अनेकों नाम यहाँ पर आ गए, इनके अनेकों नाम आप आ गए। किन्हीं लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई कहा, किसी ने मणिकर्णिका कहा, किसी ने मनु कहा, किसी ने महल परी कहा, किसी ने छबिली कहा। ये सब नाम रानी लक्ष्मीबाई के ही हैं। क्लियर हो गया? तो इनके माता भागीरथी बाई थी, वहां पर वो बहुत सारे शिक्षा ग्रहण किया करते थे, सबों के साथ, दुश्मनों के, है ना, क्रांतिकारियों की बात सुना करती थी, अंग्रेजों के खिलाफ जो बातें होती थी उनको ध्यान से सुना करती थी, अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में सुना करती थी। ये वीरों की कहानियां ज्यादा सुनना पसंद करती थी, है ना। ये रामायण महाभारत का भी पाठ किया करती थी। ये शिव भक्त थी, है ना। ये किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। इसी क्रम में नाना साहेब तात्या टोपे मणिकर्णिका को बोलते हैं कि चलो छबिली, चलो महलपरी, चलो मनु, चलो मणिकर्णिका, आज शिकार पर चलते हैं, है ना। चूंकि ये जब लड़ती थी तो यह बात उस महल में रहने वाले सबों को पता था कि यह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, यह साक्षात दुर्गा का अवतार है।
और इसके नाम से हम सभी की चर्चा की जाएगी, ऐसा विश्वास सबको था। बड़ी हो गई, धीरे धीरे बड़ी हो गई, खूबसूरत बनती गई, चंचल थी ही, है ना, एकदम बिल्कुल मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात स्वर्ग से कोई देवी यहां पर आकर के घुड़सवारी कर रही है, साक्षात मां दुर्गे यहां पर तलवारबाजी कर रहे हैं। इस तरह का उनके शरीर को देखने के बाद एहसास होता था। शिकार करना पहले के समय में अपने आप में एक साहस का परिचय था। अगर किसी राजा ने किसी बड़े जंतु का शिकार कर लिया तो कहा जाता था कि यह राजा बहुत शक्तिशाली है। और इसी क्रम में घूमते घामते जब देखते हैं तो किसी व्यक्ति को बचाने के क्रम में जब किसी जानवर का शिकार कर लेती हैं तो वहीं से गुजरते झांसी के राजा, है कि नहीं, वहीं से गुजरते झांसी के राजा जिनका नाम था, आपने नाम कल हमने आपको बताया भी था, गंगाधर राव नेवलकर। क्या नाम था? गंगाधर राव नेवलकर। समझ में आ गया बात? उनकी नजर जाती है और वे आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि हमारे इलाके में इधर इतनी खूबसूरत, किसी ने देखा होगा, किसी ने देखा होगा, चर्चाएं की कि इतना खूबसूरत है कोई, है ना, माने औरत, और इतना तलवारबाजी, इतना घुड़सवारी करती है कि मानो जैसे लगता है कि कोई देवी का स्वरूप है। फटाक से जो है विवाह की बातें शुरू हो जाती हैं और विवाह का भी दिन आ जाता है, विवाह का भी दिन आ जाता है। और वह तारीख जो 1842 होती है, क्योंकि 1828 में इनका जन्म होता है और 14 वर्ष की जब ये हो जाती हैं और जब समय 1842 हो जाता है तो 1842 ईस्वी में राजा गंगाधर राव नेवलकर से शादी हो जाती है मणिकर्णिका के। भाई, राजा का संदेश जाएगा विवाह के लिए तो कौन अपना पिता नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी का शादी वहां हो जाए, है कि नहीं? सारे पिता चाहते हैं कि मेरी बेटी का शादी इस जगह पर हो जाए, ऐसे जगहों पर हो जाए जहां वो सुख और चैन से रहे, जीवन व्यतीत करे बहुत अच्छे तरीके से। इसी बात को सोचते हुए इनके पिता ने, तमाम लोगों ने यह निर्णय ले लिया कि हम झांसी के राजा से इनकी शादी करा दी जाती है। कब? 1842 में। समझ में आ गई बात? अब यहां पे इस बात को हम लिख रहे हैं कि इनका विवाह कब हुआ है, तो विवाह हुआ है कब? 1842 में। कब? 1842 में। किससे हुआ? तो झांसी के राजा जो गंगाधर राव नेवलकर के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? गंगाधर राव नेवलकर। गंगाधर राव नेवलकर, इनसे इनकी शादी करा दी जाती है। शादी दोनों का संपन्न हो जाता है। शादी में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे उस समय के कुछ अंग्रेज भी थे, वो भी आते हैं, देख करके मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि इतनी सुंदर आज तक हमने किसी औरत को नहीं देखा। बहुत काफी सुंदर थी। छबीली नाम का मतलब ही होता है सुंदर, है ना। ब्राह्मण कुल से जन्मी इस बालिका ने झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से विवाह संपन्न हो गया। बहुत प्यार के साथ राजा ने इनका नाम मणिकर्णिका का, शादी विवाह के बाद राजा जो हैं मणिकर्णिका के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे यहां लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी बन करके आई हो, तुम मेरी रानी हो। मैं राजा, तुम मेरी रानी हो और रानी
के साथ साथ तुम लक्ष्मी हो मेरे लिए। तुमने मेरा विवाह का प्रस्ताव है ना सुन करके मुझे जो विवाह मैंने हमसे जो की, मैं इस बात से काफी प्रसन्नचित्त हूं कि एक लक्ष्मी का वास मेरे यहां हुआ है, और मैं आज के बाद बहुत प्यार के साथ मैं तुम्हारा नाम लक्ष्मीबाई रखता हूं। क्या रखता हूं? लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई का नाम इनका कब आता है? विवाह के बाद। विवाह के बाद अब मणिकर्णिका क्या बन जाती है? रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है। आ गया समझ में? चूंकि अब यह झांसी की क्या हो गई? रानी। राजा जो है झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर और लक्ष्मीबाई से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन वह पुत्र काफी दिनों तक जिंदा नहीं रहता है। 2-4 माह में वह किसी रोग की वजह से मर जाता है। काफी रोती है, बिलखती है, लेकिन जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। वह बच्चा बहुत दिनों तक इनके पास नहीं रह पाया। इन दोनों को छोड़ करके वह बच्चा है ना काल के गाल में समा गया। फिर धीरे धीरे वो ठीक होती हैं, और अब ऐसा उम्मीद लगाया जाता है कि राजा गंगाधर राव नेवलकर किसी बीमारी का ये शिकार हो जाते हैं, और एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसका इलाज कराना संभव नहीं है। सीधा सीधी इस बीमारी के हो जाने पर उनकी मौत हो जाती है। ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो चुके थे कौन? गंगाधर राव नेवलकर। और एक समय आता है बड़ा दुखद, लेकिन इससे पूर्व इन दोनों ने मिलकर के चूंकि पुत्र हुआ था जिसकी मृत्यु हो गई, दोनों असहज महसूस कर रहे थे, वंश नहीं रह गया था इनके पास। इन दोनों ने मिलकर के एक पुत्र को गोद लिया, एक बेटे को गोद लिया। एक बेटे को क्या किया? गोद लिया, जिसका नाम था दामोदर राव। क्या नाम था? दामोदर राव। दत्तक पुत्र, उसको गोद लिया हुआ पुत्र कहते हैं। इन दोनों ने मिलकर के उसको गोद लिया, उस बच्चे को, जिसका नाम था दामोदर राव। आ गया समझ में? दामोदर राव। इस बीमारी की वजह से एक समय ऐसा आता है कि अब राजा मरने के कगार पर आते हैं, और वह अशुभ दिन बहुत जल्द आ जाता है। और अशुभ दिन है 21 नवंबर 1853। 21 नवंबर 1853। 21 नवंबर 1853, यानी कि विवाह 1842 में। विवाह कब? 1842 में। और बहुत दिनों तक ही नहीं, मात्र विवाह के 11 साल ही हुए थे। मात्र विवाह के 11 साल ही हुए थे। राजा गंगाधर राव नेवलकर उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, और 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आ गया इतना तक समझ में सबको? कहानी अच्छी लग रही है सुनने में? यहां तक आप लोगों को समझ में आया तो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है? अब जो है, जब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है तो इनका गोद लिया हुआ पुत्र है दामोदर राव। और याद कीजिए कि 1853 में है लॉर्ड डलहौजी, भारत का गवर्नर जनरल। समझ में आ रही है बात? कहां हमारा इशारा हो गया? भारत के गवर्नर जनरल बन करके बैठा हुआ है 1853 में लॉर्ड डलहौजी, और जिसने एक सिद्धांत दिया था, व्यापकता सिद्धांत, जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि गोद लिया हुआ पुत्र को हम
वहां का राजा मानने से इनकार करते हैं। और अगर आपके पास कोई गोद लिया हुआ पुत्र रहेगा तो मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। वह राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सबसे बड़ी चिंता इनके मरने के बाद क्या हुई? इनका अपना कोई पुत्र नहीं था। यह पुत्र कौन था? दत्तक पुत्र था। बेटा से भी जैसे बेटा को लोग मानता है वैसे ही मानती थी। लेकिन अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी का वो हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि हम आपके दत्तक पुत्र को मानने से इनकार करते हैं और झांसी के किला को आप मेरे ऊपर समर्पित करिए, अंग्रेजों के हाथों आप दे दीजिए, ऐसा लेटर चला गया झांसी की रानी के पास। आ गया समझ में? 1853 में जैसे ही मृत्यु हुई, मृत्यु के कुछ दिनों के बाद लॉर्ड डलहौजी का वह पत्र झांसी में एक भूकंप साबित हुआ। जैसे लगा कि कोई जलजला आ गया। झांसी की रानी ने प्रतिज्ञा कर लिया, झांसी की रानी ने कहवा भेजा, झांसी की रानी ने भी पत्र लिख करके लॉर्ड डलहौजी को जवाब दिया, बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया। और जवाब में था कि मैं अपनी झांसी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। आया समझ में? ये जवाब था, है कि नहीं? मजा आ रहा है आप लोगों को? यह जवाब था किनका? झांसी की रानी का। अब स्थिति क्या हुआ? इन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्र को झांसी की गद्दी पर बैठाऊंगा। तुम मानो या न मानो, मैं तुम्हारी राज्य हड़प नीति, गोद निषेध नीति का घोर विरोध करती हूं। मेरा बेटा दामोदर राव इस गद्दी पर बैठेगा और झांसी का राजा अब होगा कौन? दामोदर राव। उधर उसके बाद को मानने से इनकार कर देता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी उधर इनकार, इधर जो है से ये तैयार ही नहीं है देने को। कह रहे हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन झांसी सौंपने के लिए मैं तैयार नहीं। भैया कानपुर में आंदोलन, लखनऊ, मेरठ, दिल्ली, झांसी ही सही, होगा तो होगा, जो होगा देखा जाएगा, है कि नहीं? आत्मसमर्पण मैं नहीं करूंगी, समझे कि नहीं? और याद कीजिए, ठीक 5 जून 1857, जिस समय कानपुर में हुआ, जिस समय लखनऊ में हुआ, समझ में आ रही बात? और उसी समय 5 जून 1857 को क्रांति की घोषणा हो चुकी है। अब झांसी भी अंग्रेजों से लड़ेगा, अब झांसी भी अंग्रेजों का विरोध करेगा। राज्य हड़प नीति स्वीकार नहीं होगी, ऐलान कर दिया। किसने? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। क्लियर हो गए? 5 जून 1857 को क्रांति क्या हो गई? शुरू, आगाज हो गया क्रांति का। नाना साहब तात्या टोपे जो कानपुर से चुनौती दे रहे थे अंग्रेजों को, उन्होंने कहा कि बहन, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सहयोग करने के लिए दोनों भाई तुम्हारा तैयार है कि नहीं? काफी समर्थन दिया नाना साहब और किसने? तात्या टोपे ने। तात्या टोपे ने इनका समर्थन किया, पूरा समर्थन किया एकदम, कि गर्दा गर्दा मचा देंगे, झांसी को तुम संभालो, है कि नहीं? जहां जरूरत पड़ेगी तुम्हारा भाई तैयार है, पूरा समर्थन।
झांसी का सहयोग सिर्फ झांसी की रानी के नहीं बल्कि झांसी की एक एक महिला ने किया। और झांसी की रानी एक ऐसी रानी बनी थी जिसमें एक महिलाओं की सेना का भी दल था, महिला सेना भी थी, समझे कि नहीं। और महिला सेना दल की नेतृत्वकर्ता के तौर पर वहां एक और वीरांगना प्रकट हुई जो लगती थी कि वो भी जस्ट लाइक एकदम हूबहू झांसी की रानी है, जिसका नाम था झलकारी बाई। क्या नाम था उसका? झलकारी बाई। सीधा बढ़ जाइए, क्या नाम था उसका? झलकारी बाई। याद रखिएगा। एक और ऐसी एकदम हूबहू एकदम हम शकल महिला झलकारी बाई, लक्ष्मीबाई का हम शकल। लिख देते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का हम शकल, लक्ष्मीबाई का हम शकल। कई एक बार ऐसा हुआ है ना युद्ध में, इतना ऐसा हुआ है ना युद्ध में कि लगा कि रानी लक्ष्मीबाई को हमने मार दिया, रानी लक्ष्मीबाई को पराजित कर दिया। और जब वहां अंग्रेजों ने देखा तो पहचान नहीं पाया, उसको लगा कि रानी लक्ष्मीबाई ये है, नहीं। और वहां कौन होती थी? झलकारी बाई। कौन होती थी? झलकारी बाई। झलकारी बाई एकदम हूबहू रानी लक्ष्मीबाई का हम शकल, एकदम लिख दिए वहां पे। झांसी रानी का ही सहयोग कर रही थी। ये भी क्या कर रही थी? भाई नाम था दुर्गा दल, है कि नहीं? गर्दा गर्दा हो जाएगा अभी। एकदम महिलाओं की सेना अलग, पुरुषों की सेना अलग। पहली बार देखने को मिल रहा था झांसी में। और झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी ना, वो अनेकों अंग्रेजों से टकरार की है इसके पहले भी, और खुद घोड़ा पर बैठ करके, इनका एक प्रिय घोड़ा था, 3 घोड़ा रखती थी। कितना घोड़ा? 3 घोड़ा। इनके पास 3 घोड़े थे जिसको ये बहुत प्यार करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी उस घोड़े से। और वह घोड़ा भी इनको काफी साथ दिया है। एक घोड़े का नाम था सारंगी। क्या नाम था? सारंगी। दूसरा घोड़ा का नाम था बादल और तीसरा घोड़ा का नाम था पवन। और ये सारंगी जो इनका एकदम भक्त था, जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसी तरह से उससे तनिको कम नहीं यह सारंगी था। और सारंगी घोड़ा पर बैठ करके एकदम तलवार जो इनका था एकदम 3.5 किलो का, इनका जो ढाल था 5 किलो का, तलवार की हाइट थी 4 फीट। जब निकालती थी तो सप एकदम व्हाइट कलर का, और अगर गर्दन पर चल गया तो मरने वाले का भी पता नहीं कि मेरा गर्दन कट गया। मालूम चल रहा है कि गर्दन चल गया, तलवार कट गया मेरा, हाँ बात तो हो रही है, मालूम चला कि तुरंत भर में नीचे। वाह, है कि नहीं? इस तरह से तलवार चलाती थी। घोड़ा जब दोनों टांग पर उठाता था तो मानो लगता था कि दुर्गा महारानी एकदम साक्षात तलवार लेकर के असुरों का संहार करने के लिए निकल पड़ी है। इस तरह का दृश्य मैदान में जब लड़ती थी तो लगता था कि एकदम साक्षात महारानी प्रकट हुई है। प्रेम से बोलिए रानी लक्ष्मी महारानी की, है कि नहीं? ये थी रानी लक्ष्मीबाई जो भारत के 1857 की क्रांति में जान फूंक दिया था, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिया था। आज तक कोई अंग्रेज इनको छू नहीं पाया था, समझे कि नहीं? तो इधर झलकारी बाई भी रानी लक्ष्मीबाई का एकदम हम शकल तैयार कर दी थी। और जब झलकारी बाई भी लड़ती थी तो लगता था कि दूर से देखने पर कि ये रानी लक्ष्मीबाई ही लड़ रही है। एकदम पूरा का पूरा ट्रेंड, एकदम हम शकल। कई एक बार रानी लक्ष्मीबाई बहुते जगह पर अंग्रेजों से भिड़ने के लिए झलकारी बाई को भेज देते थे, और झलकारियों बाई कमाल करके आते थे, है कि नहीं? वहां 2 रानी लक्ष्मीबाई थी, समझे कि नहीं? वहां 2 लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, एक झलकारी बाई, एगो लक्ष्मी बाई। और पूरा ट्रेनिंग देती थी वहां की महिलाओं को, वहां की लड़कियों को, वहां की औरतों को कैसे तलवारबाजी करनी है, कैसे जो है भालाबाजी करनी है, कैसे घुड़सवारी करनी है, कैसे दुश्मन की जान खींच लेनी है। इसका वो ट्रेनिंग देती थी। कौन? झलकारी बाई। आ गया समझ में? ये क्या थी? महिला सेना की नेतृत्वकर्ता, महिला सेना की नेतृत्वकर्ता।
सेना की नेतृत्व करता, और रानी लक्ष्मीबाई के पुरुष सेना में भी दो ऐसे लोग थे जो रानी लक्ष्मीबाई के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। एक था रघुनाथ सिंह, क्या नाम था उसका, रघुनाथ सिंह, और एक था रामचंद्र देशमुख, क्या नाम था उसका, रामचंद्र देशमुख। इन दोनों ने भी रानी का बहुत सहयोग किया। इन दोनों ने भी रानी के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हुआ है ना, लेकिन पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कई एक लड़ाइयां हुई अंग्रेजों के साथ छिटपुट, लेकिन झलकारी बाई किसी भी अंग्रेज को सटने नहीं दिया, सबका सर कलम कर दिया। समझे, अंग्रेज तबाह हो चुके थे। उनको लगता था कि रानी लक्ष्मीबाई कभी महल में, यहां भी लड़ रही हैं, वहां जाते अरे वहां भी रानी लक्ष्मीबाई, यहां भी रानी लक्ष्मीबाई, दोनों को स्वरूप कैसे धारण कर लिया। तो एक जगह तो झलकारी बाई लड़ रही थी ना, एक जगह कौन लड़ रही थी, झलकारी बाई। कौन, झलकारी बाई। कि यहां पर मानो ऐसा लगता था कि झलकारी बाई है कि रानी लक्ष्मीबाई है, कंफ्यूजन हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, अंग्रेजों को, कि क्या होगा अब। समझ में आ गई बात? अब उधर से एक बात और जब समझ लीजिए कि अंग्रेजों के तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेजों के तरफ से जो नेतृत्व करता था, अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व करता, क्या नाम था, अंग्रेजों के तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था, जो नेतृत्व करता था, वो था जनरल ह्यूरोज। क्या नाम था उसका, जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज आया समझ में? जनरल ह्यूरोज अंग्रेजों का नेतृत्व करता था। काफी दिनों तक युद्ध चलता रहा, काफी दिनों तक युद्ध चल रहा है, जो चल रहा है आज कल परसों। अंग्रेज चाह रहे हैं कि जितना जल्दी झांसी का किला हमको मिल जाए, और इन लोग देने के लिए तैयार नहीं थे। इन लोग कर रहे थे कि बेटा तोरा तो हम ले ही लेंगे, तोरे जान ले लेंगे, है कि नहीं। एकदम वहां पर दोनों तरफ से काफी दिनों तक लड़ाइयां चल रही थी। बहुत बार अंग्रेज पराजित हुए, बहुत बार अंग्रेज पद मैंने वहां पर पराजित होकर तो होते थे और चले जाते थे। लेकिन कहा जाता है ना कि भैया हमारे देश में भी याद रखिएगा कि गद्दारों की कमी नहीं है। समझिएगा ध्यान से, हम हारे हैं, वजह बना है गद्दार। याद रखिएगा, ये गद्दारों का देश अगर नहीं होता तो इतनी जंग जब हुई थी, अंग्रेज बहुत पहले ही पराजित हो जाते। इस देश में देश के लाल से ज्यादा देश के गद्दार पैदा हुए, और उन देश के गद्दारों ने भारत माता के साथ जो गद्दारी की, जिसका परिणाम हुआ कि हम हर जगह हारे हैं। समझे कि नहीं? और ये बहुत गद्दारों की वजह से एक समय आता है कि गद्दारों की मदद से अंग्रेज किले में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि भैया किले में अंदर आने का गुप्त रास्ता किनको मालूम होगा? जो उस किले में रहने वाले लोग होंगे। और किले में रहने वाले लोग को अगर बता दिया जाए कि इस रास्ते आप अंदर चले आइए, तो क्या अंग्रेज घुस जाते कि नहीं घुस जाते? और यही हुआ भी। अब जब यही हुआ तो झलकारी बाई ने कहा कि रानी, हम रहे या ना रहे, आपको जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हम इधर अंग्रेजों से भिड़ते हैं, अंग्रेज हमारे किले में घुस चुके हैं अब, और आपको यहां से बच के निकलना होगा किसी भी कीमत पर। समझे कि नहीं? किसी भी कीमत पर यहां से पहले निकलिए, पहले जान बचाइए। ठीक है, मैं मानती हूं
झलकारी बाई बोल रही है, देखिए कैसे से, मैं मानती हूं कि यह किला अंग्रेजों के हाथों आज है ना समर्पित हो जाएगा, अंग्रेज इस पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन आप जिंदा अगर रहेंगे तो फिर से युद्ध करके इसको लिया जा सकता है, लेकिन जब आप मारी जाएंगी, आप शहीद हो जाएंगी, तो फिर इस किले का दुर्गतता तय है। इस बात को समझते हुए रघुनाथ सिंह ने और रामचंद्र ने भी इस बात को कहा, रामचंद्र देशमुख ने भी इस बात को कहा कि रानी को किसी भी कीमत पर बचाना ही होगा। आ गया समझ में? समझ में आ रही है बात ना? अंग्रेज किले में घुस चुके हैं मेरे भाई, लड़ाइयां शुरू है, गोलियां दागी जा रही है, तलवार से लोग काटे जा रहे हैं, भयंकर युद्ध की स्थिति पैदा हो चुकी है। झलकारी बाई उधर अंग्रेजों से लड़ते हुए इस बात को रानी लक्ष्मीबाई को भी समझा रही है। रानी लक्ष्मीबाई कितने अंग्रेजों का सर धड़ से अलग कर चुकी है वो अलग बात है, लेकिन आज रानी लक्ष्मीबाई को बचना ही होगा। पूरी तैयारी के साथ अंग्रेज का नेतृत्व करता जो हीरोज है, जनरल हीरोज, वह चढ़ाई करते जा रहा है। समझे कि नहीं? झलकारी बाई लड़ते 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 अंग्रेजों का पसीना छुड़ाया हुआ है। समझे कि नहीं? पूरा पसीना छुड़ाया हुआ है। और रानी लक्ष्मीबाई का वो घोड़ा, जिस घोड़े पर बैठ करके वह सारंगी घोड़ा भी कह रहा है कि रानी मां, आज आपको आपका बेटा, आपका सेवक तैयार है, आप युद्ध लड़िए। वह अपने बेटे को पीछे बांधती है, दामोदर राव को एकदम गमछी में या जो भी पट्टा होगा उससे बांधती है, और अंग्रेजों से लड़ते हुए वह किले के सबसे ऊपरी, जिसको हम लोग छत कहते हैं, काफी ऊंचाइयों वाला वह छत पर घोड़े के साथ पहुंच जाती है। अंग्रेज लड़ाई हो रही है, चूंकि अंग्रेज अब किले में घुस चुके हैं, चारों तरफ से घुस चुके हैं, इनकी सेना बहुत थोड़ी है, अंग्रेज का सेना बहुत बड़ी है। अंग्रेज के 5 सैनिक, इधर का 1 सैनिक के बराबर ये सेना की टुकड़ी है, फिर भी यह लड़ते हुए, समझे कि नहीं, और मारते काटते हुए झलकारी बाई ने अंग्रेजों को भटका दिया। रानी लक्ष्मीबाई अति झलकारी बाई ने क्या किया? अंग्रेजों को भटका दिया। अंग्रेज सारे के सारे झलकारी बाई से लड़ रहे थे। उधर रानी लक्ष्मीबाई किले के ऊपर पहुंच जाती है। किले की ऊंचाई काफी ऊंची है, समझे कि नहीं? किले की ऊंचाई काफी ऊंचा है, और नारा लगाती है, हर हर महादेव। क्या लगाती है? हर हर महादेव। तलवार उठाती है और उस किले की ऊंचाई से सारंगी घोड़े को लेकर के एकदम सीधे नीचे कूद जाती है। बात समझ में आ गई? उतनी ऊंचाई के किले से आप समझ सकते हैं कि आपका जो करीब करीब वहां किला है बना हुआ, और जिस समय वो स्थिति है, और आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ऊंचा किला था। सारंगी घोड़े पर बैठ करके वह सारंगी भी बेदम था कि आज रानी लक्ष्मीबाई को बचा ही लेना है, और वह सारंगी बिना कुछ आगे देखे हुए वह सीधे किले से नीचे कूद जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इनके पीछे जो जितने भी सेना थे, हर हर महादेव करते हुए किले से नीचे। सारंगी उतनी ऊंचाई से कूदने के बाद घायल हो जाता है। सारंगी उतनी ऊंचाई से कूदने के बाद क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। उसकी टांगे काम नहीं करती हैं, वह लाचार हो जाता है, और चोट चुकी पीछे से किसी ने गोली भी दाग दिया है। अंग्रेजों की एक गोली सारंगी घोड़े को लग चुकी है, लेकिन वह भी घोड़ा कह रहा था कि आज रानी को बचाना ही होगा। समझे कि नहीं? ये दृश्य है वहां का, और वह किले से क्या कर लिया? छलांग लगा लिया। इधर झलकारी बाई जो है से अंग्रेजों से लड़ती रही। अंग्रेजों को लगा कि आज रानी लक्ष्मीबाई मारी गई है। झलकारी बाई लड़ रही है, चारों तरफ से घेर लिया अंग्रेजों ने, लेकिन वह रानी लक्ष्मीबाई नहीं थी, तो झलकारी देवी थी। रानी लक्ष्मीबाई को तो लेकर के फरार। अंग्रेजों ने कहा कि मैंने गोली दाग दिया है सारंगी को। वह बहुत ज्यादा दूर तक
नहीं भाग पाएगा, और उस छलांग की वजह से सारंगी घोड़ा जो है से तड़प तड़प के मर जाता है। वहीं पर वह क्या हो जाता है, मर जाता है। और लक्ष्मीबाई किसी तरह से वहां से भागते हुए, एक जगह है जिस जगह का नाम है कालपी। कहां है, कालपी। वह कालपी पहुंच जाती है। रानी लक्ष्मीबाई कहां पहुंच जाती है, कालपी। और कालपी पहुंचने के बाद इधर जो नाना साहेब कानपुर में संघर्ष कर रहे थे, याद है कहानी, जो भूमिगत होकर के नेपाल चले गए थे। और तात्या टोपे का क्या हुआ था, तो तात्या टोपे भी भूमिगत हो गए थे। कहानी पता है आप लोगों को, इसके पिछले कहानी में मैंने बात की है। तात्या टोपे की मुलाकात फिर से एक बार रानी लक्ष्मीबाई से होती है कालपी में। कहां होती है, कालपी में। झलकारी बाई ने जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई को बचा करके अंग्रेजों को धूल चटाते हुए इनको बाहर निकलवा दिया, और ये पहुंच गई कहां, कालपी में। और कालपी में मुलाकात किनसे हुई, तात्या टोपे से। तात्या टोपे आए, लक्ष्मीबाई से मिलते हैं, वहां पर लक्ष्मीबाई से मिलते हैं। और दोनों ने मिलकर के, वहां पे दोनों मिल करके अब कहते हैं कि चलो ग्वालियर चलते हैं। और दोनों वहां से कहां जाते हैं, ग्वालियर। ग्वालियर से ये सहायता मांगने जाते हैं कि मेरे साथ ये कांड हुआ। लेकिन ग्वालियर में बैठा वह राजा सिंधिया, क्या नाम था उसका, राजा सिंधिया। और राजा जो सिंधिया है वह अंग्रेजों का दलाल है। वह राजा सिंधिया जो है वह अंग्रेजों का स्वामी भक्त है। वह देश का गद्दार है सिंधिया, जो ग्वालियर में बैठा हुआ है। वह रानी लक्ष्मीबाई की सहायता करने से, तात्या टोपे की सहायता करने से इनकार कर देता है कि नहीं, आपको हम अंग्रेजों को बता करके आज आपको हम खत्म करवा देते हैं। यह राजा जो सिंधिया है वह अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है। लेकिन यह बात वहां के ग्वालियर के भी सभी लोगों को पता है, वहां के सैनिकों को भी पता है। और सैनिक इस बात को जानते थे कि एक मेरी मां है, एक मेरी बेटी है, एक मेरा जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, जो अंग्रेजों से डटकर मुकाबला कर रही है। और सारे सैनिकों ने राजा सिंधिया का विरोध कर दिया कि आप भले अंग्रेजों का स्वामी भक्त बने रहिए, लेकिन हम सैनिक अंग्रेजों का सेना भक्त स्वामी भक्त नहीं बनेंगे। और रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेकर के, है ना, हर हर महादेव का नाम लेकर के ग्वालियर की एक एक सेना रानी लक्ष्मीबाई के साथ हो गया है कि नहीं, रानी लक्ष्मीबाई के साथ हो गया एक एक सेना, है कि नहीं। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों को कह रहा है कि तुम्हारा सब सैनिक उसके साथ मिल गया। वो हाथ जोड़ रहा है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। बताइए, राजा सिंधिया जैसा लोग जो है इस देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है कि नहीं। अगर उस समय अगर मदद करता तो बहुत कुछ बदल सकता था। लेकिन सैनिकों ने, वहां के लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। और क्या हुआ पता है, रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सबसे पहले ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया, ग्वालियर पर। ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। तात्या टोपे और झांसी की रानी और ग्वालियर का सैनिक, और कुछ सैनिक इनके साथ भी आए हुए थे, है कि नहीं। और सबों के साथ मिलकर के ग्वालियर पर जो राजा सिंधिया का अधिकार था उनको एकदम वहां से गद्दी पर से हटाया गया। और उस गद्दी पर बैठी फिर से एक बार झांसी की वो रानी लक्ष्मीबाई, अब ग्वालियर की रानी बन चुकी थी, है कि नहीं। वह ग्वालियर में शासन कर रहे थे। पीछे से कुछ दिनों के बाद वही अंग्रेज का जो नेतृत्व करता था जनरल हिरोज, अपनी भयंकर सेना के साथ, अपनी भयंकर सेनाओं के साथ, तोप गोलों के साथ, है ना, पूरे एकदम सैनिकों के साथ
पहुंच चुका है ग्वालियर। कहां पहुंच चुका है? ग्वालियर। अब उनका दूसरा घोड़ा साथ में है बादल। कौन है? बादल। सारंगी की मृत्यु हो गई है वहां पे, पता है ना। पहला लड़ाई में 1857 में जहां पे हुआ झांसी में, वहां पे सारंगी की डेथ हो गई है। अब कौन आ गया है? बादल। कौन आ गया है? बादल। और अंग्रेजों का एक दल पीछे से सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के हमला करने के लिए तैयार है ग्वालियर पर। अंग्रेजों के दिमाग में बना हुआ था कि तमाम क्रांतिकारियों में सबसे बड़ा क्रांतिकारी कोई है तो वह है रानी लक्ष्मीबाई। और अगर रानी लक्ष्मीबाई पर अगर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि यह अंग्रेजों की बड़ी जीत है। इसलिए किसी भी कीमत पर रानी लक्ष्मीबाई को मारना ही होगा, तभी अंग्रेजों की पराजय होगी। और अंग्रेजी अधिकारियों ने, लॉर्ड डलहौजी ने या वहां पर तमाम जितने भी पदाधिकारी मौजूद थे, सबों ने एक ही बात कहा था कि किसी भी कीमत पर भारत के एक क्रांतिकारी महिला जो आज मर्द बन चुकी है, रानी लक्ष्मीबाई को एकदम मौत के घाट उतारना ही होगा, तभी अंग्रेजों का इज्जत बचेगा, नहीं तो अंग्रेज को यहां से गोली कबारना पड़ेगा। इस तरह का सोच लीजिए। वह रानी लक्ष्मीबाई जिसने सबका कत्लेआम किया, सबको अंग्रेजी सेना को ध्वस्त करने वाली, पीछे पीछे हीरोज जनरल हीरोज पहुंच चुका है ग्वालियर। और ग्वालियर में होता क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही हैं। वहां तोप गोलों की संख्या कम है, वहां की भौगोलिक जानकारी इनको कम है, जिसकी वजह से इनका घोड़ा एक जगह जाकर के फंस जाता है। सारंगी जो है, बादल जो है, वहां जाकर के क्या हो जाता है? फंस जाता है, एक नाले को कूद नहीं पाता है। और वजह होती है कि पीछे से एक अंग्रेज इन पर तलवार चला देता है। वह तलवार माथे पर जाकर के टकराता है, माथा कट जाता है, एकदम हरा हरा खून जो है से इनको लथपथ हो जाते हैं। और वह खून की धारा इनकी आंखों में आ जाता है। आंख खोलने के बाद पता नहीं चलता है कि उनको कुछ सामने कोई है। तब तक एक और अंग्रेज पीछे से इन पर वार कर देता है, कोई भाला भोंक देता है। रानी लक्ष्मीबाई कराह रहती हैं, लेकिन वहीं पर उनके साथी मौजूद हैं जिनका नाम है रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख। किसी तरह से अंग्रेजों को धूल झोंक करके, किसी तरह से अंग्रेजों को धूल झोंक करके वहां से रानी लक्ष्मीबाई को बचा करके वहां के बगल में एक कोई धार्मिक स्थल है, उस धार्मिक स्थल में किसी तरह से वहां पर प्रवेश कर जाते हैं। अंग्रेजों की एक फौज ने शायद कहा कि अभी अभी यही थी, लेकिन पता नहीं किधर गायब हो गई। शायद उस धार्मिक स्थल में छुपी हुई है रानी लक्ष्मीबाई, हमने जाते हुए देखा है। अपनी आवाज में शायद कुछ ऐसा कर रहे थे अंग्रेज लोग। और वहां पर इन लोगों ने क्या किया? रानी लक्ष्मीबाई को वहां पर पहुंचा दिया। उस धार्मिक स्थल पर याद रखिएगा एक महंत रहा करते थे, जिन महंत का नाम था गंगादास बैरागी। क्या नाम था उनका? गंगादास बैरागी। गंगादास बैरागी। वह रानी लक्ष्मी है ना, एकदम हाथ में तलवार ढाल लिए हुए कहती है, कुछ देरी के बाद जब होश आता है पूछती है, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा दामोदर कहाँ है? दामोदर अपनी मां के लिए चिल्लाते रहता है। दामोदर अपनी मां के लिए चिल्ला रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है। देशमुख ने कहा कि तुम्हारी मां ठीक हो जाएंगी, इनको दवा देंगे, सही हो जाएगा, तुम शांति से बैठो। अपना जो सैनिक वाला जो जैकेट है निकाल करके उस बच्चे को पहना देती है। वहां पर रानी जो है, वहां पर जो है रघुनाथ सिंह अपने जैकेट को निकाल करके रानी को वहां पारती है। रानी होश में आती है, बोलती है, हर हर महादेव। एक बात सबों के सामने कहती है कि मेरा शव अंग्रेजों को प्राप्त नहीं होना चाहिए, मेरा शव अंग्रेजों को प्राप्त नहीं होना चाहिए, हमें जितना जल्दी हो सके दाह संस्कार कर दीजिए। तुरंत भर में बाबा वहां पर जो है महंत गंगादास बैरागी जी अपने वही कुटिया से घास फूस बांस जो भी मिलता है उससे एक चिता सजाते हैं। और तब तक एक आवाज सुनाई देती है, वहां पर एक मंत्र का सुनाई देती है। वहां पर
जैसे ही फिर थोड़ी देर के बाद एक होश आता है रानी लक्ष्मीबाई को, और वह रानी लक्ष्मीबाई थोड़ा धीमे आवाज में बोलती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या बोलती हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और कह करके अपना प्राण त्याग देती है, कह करके अपना प्राण त्याग देती है। फटाफट वहां पर इन दोनों, इनके जो सहयोगी हैं, कुछ सैनिक हैं, वहां पर गंगादास बैरागी हैं, है ना, महंत जी, ये सारे लोग मिलकर के चिता में किसी तरह से जुगाड़ कर करके तुरंत भर में रानी लक्ष्मीबाई को पड़ा जाता है, यानी कि सुताया जाता है, सुलाया जाता है, और इनका चिता दाह संस्कार वहीं पर कर दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई वहीं पर जो है इनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। और ये इसने इसलिए कहा था कि अगर मेरी लाश अंग्रेजों को प्राप्त हो जाएगी तो मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा, यह देश मुझ पर हंसेगा, इसलिए मुझे मरना है तो मेरी हड्डी उनको भी प्राप्त नहीं होनी चाहिए। और अंग्रेजों के अधिकारी ने इस बात को कहा था कि जब तक तुम अपनी आंखों से लक्ष्मीबाई को मार न दो तब तक मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कई एक बार रानी लक्ष्मीबाई के मरने की खबर अंग्रेजों ने दी और उसके बाद फिर से ही जिंदा हो जाते थे। इसलिए अंग्रेजों को विश्वास नहीं था कि जब तक मैं इनकी लाश नहीं प्राप्त कर लूं तब तक मुझे यह यकीन नहीं होगा कि रानी लक्ष्मीबाई इस दुनिया को छोड़ चुकी है। वहां चिता जल चुका है। शाम में, शाम की यह सब कहानी है, अभी अभी जिस समय आप पढ़ रहे हैं ये शाम की कहानी है। और शाम में उनकी चिता में हो जाता है तो हीरोज को प्राप्त होता है सिर्फ उनकी राख। क्या प्राप्त होता है? सिर्फ उनकी राख। वह नहीं प्राप्त कर पाता है शव को। ये दोनों जो इनके सहायता करने वाले थे रघुनाथ जी, अपने जो है गलों की माला जो है मरने से पहले वो अपने बेटे के गले में डाल देती है। समझ में आ रही है बात? और वहां से वो विदा हो जाती है इस संसार से, हर हर महादेव बोलते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हुए वह इस संसार को छोड़ देती है। अंग्रेज का वह हीरोज को अब विश्वास हो जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई जल चुकी है, इनका चिता जल चुका है ना, यह जल करके राख बन चुकी है। इसीलिए तो हीरोज ने अपने एक कहानी में लिखा था, एक जब वो विस्तार से वो लिख रहा था, कोई बात को वह लिख रहा था, तो उसने कहा था इस बात को कि यह सभी क्रांतिकारियों में सबसे बहादुर मर्द है कि नहीं? सभी क्रांतिकारियों में ये सबसे बहादुर, इतनी बहादुर क्रांतिकारी आज तक मैंने नहीं देखा। और अंग्रेज जानते हैं उनको क्या कहा करता था से? अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई को कहा करता था जॉन ऑफ आर्क। क्या कहता था? जॉन ऑफ आर्क। ये जॉन ऑफ आर्क क्या है? तो जॉन ऑफ आर्क बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दहाड़ने वाली एक महिला थी जो फ्रांस में अंग्रेजों का छक्का छुड़ाए हुए थी। तो अंग्रेज कहते थे कि ये जॉन ऑफ आर्क है। जैसे जॉन ऑफ आर्क लड़ रही थी फ्रांस को बचाने के लिए हम लोगों से, उसी तरह से भारत में एक महिला है रानी लक्ष्मीबाई जो हम लोगों से लड़ने के लिए एकदम उसी तरह से बेचैन है, इसलिए उनको जॉन ऑफ आर्क कहा करता था। कौन? अंग्रेज। आ गया समझ में? ये हो गया। वहां से दामोदर राव को लेकर के इनके दोनों सहयोगी रघुनाथ सिंह और देशमुख जो है रामचंद्र देशमुख लेकर के वहां से फरार हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही दामोदर राव पकड़े जाएंगे इनकी भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दोनों लेकर के फरार हो जाते हैं। राख का हिस्सा लेकर के अंग्रेज अपने प्राधिकारियों को दिखाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का दाह संस्कार हो चुका है। लाश तो मैंने नहीं देखा लेकिन दाह संस्कार हो गया। बड़ी मैंने एकदम सच बात बोल रहे हैं कि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। उधर तात्या टोपे फिर से गुम हो जाते हैं। गुम नहीं बल्कि भूमिगत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भूमिगत। चले जाते हैं कहां? नेपाल। कहां चले जाते हैं? नेपाल। लेकिन फिर से एक मारवाड़ी राजा गद्दार है जिसका नाम है मान सिंह। क्या नाम है? मान सिंह। मारवाड़ी राजा है ये। कौन? मान सिंह। समझ में आ गया? और यही सिंधिया
जिसको इन लोगों ने हराया था, दोनों ने मिल करके तात्या टोपे को धोखा दे देता है। तात्या टोपे को क्या करता है? धोखा दे देता है और इसे अंग्रेजों के हाथों पकड़वा देता है। अंग्रेज उन्हें पकड़ते हैं, किन्हें? तात्या टोपे को। और तात्या टोपे को वह मनहूस समय, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु बता देते हैं, यह 17 जून 1858 में, कब? 17 जून 1858 में वीरगति को प्राप्त हो जाती है। 17 जून 1858 को, है ना, वीरगति को प्राप्त हो जाती है। 1 मिनट, वीरगति को प्राप्त हो जाती है। और उधर तात्या टोपे जो है, मारवाड़ी राजा मान सिंह और सिंधिया राजा सिंधिया, जो दोनों अंग्रेजों का स्वामी भक्त बना था, देश का गद्दार था, इनके हाथों धोखा दे दिया गया और धोखा देकर के अंग्रेजों को पकड़वा दिया गया। और 18 अप्रैल 1859 को, 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को अंग्रेजों ने तात्या टोपे को फांसी के फंदों से लटका दिया। समझे कि नहीं? और उस समय तात्या टोपे की फिर क्या हो गई? मृत्यु हो गई। समझे कि नहीं? यहां जनरल हीरोज ने इस क्रांति का दमन कर दिया, इस क्रांति को दबा दिया, है ना। रानी लक्ष्मीबाई को, है ना, रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन उसने अपने एक लेख में जिस तरह से लिखा कि नहीं, सभी क्रांति, चाहे वो क्रांति बेगम हजरत महल कर रही हो, वीर कुंवर सिंह कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, उन सभी क्रांतिकारियों में अगर मर्द के समान कोई लड़ रही थी तो वह थी रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई। और एमपी का एक क्षेत्र है रामगढ़, वहां से आनंदी देवी जो लड़ रही है, ये सब ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने देश के खातिर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, है ना, और देश के लिए अपने आप को कुर्बानी दे दिया, है ना, वीरगति को प्राप्त हो गया। और ऐसी महिलाओं को अगर हम वीरांगना नहीं कहे तो फिर क्या कहे? समझे कि नहीं? दामोदर राव को भी पकड़ लिया गया, लेकिन दामोदर राव को आत्मसमर्पण ही कर चुके थे, डर से ही आत्मसमर्पण कर दिए। फिर इनको अंग्रेजों ने 10,000 के पेंशन पर इनको जिंदा छोड़ दिया कि जाइए, आपको 10,000 का पेंशन मिलेगा, है कि नहीं। दामोदर राव कुछ दिन के बाद, कुछ दिन तो भूमिगत रहे थे, फिर अंग्रेजों के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 10,000 वार्षिक पेंशन इनको मिलता था जिंदा रहने के लिए, है ना। लेकिन उनमें वो साहस नहीं था, फोटोग्राफर बाद में बन गए थे, है ना। लेकिन कहाँ रानी लक्ष्मीबाई थी? समझ में आ गई कहानी? तब हमने वह कविता आपसे सुनाई कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कितना सत्य बात लिखा गया था। और अंत में रानी लक्ष्मीबाई के लिए अगर कहे कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए, मैं तो तलाश करता हूं दोस्तों ऐसे मौके का कि मेरी जिंदगी भी भारत माता के काम आ जाए, है कि नहीं। ये थी रानी लक्ष्मीबाई की सच्ची कहानी, समझे कि नहीं, जिन्होंने अंग्रेजों को एकदम दम निकाल दिया था, समझे कि नहीं। और इस तरह से ये पूरी की पूरी 1857 की क्रांति को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और कल यानी कि जो जिस दिन क्लास चलेगा, अब तैयार रहिए वीर कुंवर सिंह के लिए जो बिहार से लड़ाई लड़े थे, और वही वीर कुंवर सिंह गोली लगा हाथ में, कहा कि अंग्रेज की गोली है और अंग्रेज की गोली हमें छू नहीं सकती, और छू दिया है तो गंगा मां को हाथ काट करके प्रवाहित कर दिया था। ऐसे 80 बरस के होते हुए भी मैं उन्हें नौजवान कहता हूं। और उनकी कहानी जो है जिस दिन क्लास चलेगा उस दिन सुनाया जाएगा। प्रेम से बोलिए रानी लक्ष्मीबाई की, वीर कुंवर सिंह की, नाना साहेब की, तात्या टोपे की, बेगम हजरत महल की, आनंदी बाई की, झलकारी बाई की, रानी लक्ष्मीबाई की।
जय हिंद, जय भारत।